फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन, जिसका हम सभी को वेट था बहुत दिनों से। कई सारे लोग मुझे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस को एक तरह से पूरा स्टॉपेज हो चुका है ये क्वेश्चन। और आईबीपीएस ने ऑफिशियली जो है अपने पोर्टल पर ibps.in पर जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए, आपके सहूलियत के लिए जो है मैंने पूरा नोटिफिकेशन पर ये वीडियो बनाया है कि कितने वैकेंसी हैं, क्या क्या फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए, फॉर्म कब से फिल स्टार्ट होगा। ये सारी बातों को आपको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और ये एक तरह से ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको बता सकूं, अपडेट कर सकूं कि वैकेंसी आ चुका है और ये फेक नहीं है, ये पूरा का पूरा जेन्युइन ऑफिशियल वैकेंसी है। तो आप इसमें फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा तेजी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले 2 से 3 रिक्वेस्ट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिंक कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। ये नोटिफिकेशन में जो है आखिर इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है इनपुट नोटिफिकेशन में। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आया है तो एग्जाम में फॉर्म कब से फिल स्टार्ट होगा, मतलब जो लिंक होगा वो कब से अप्लाई करने के लिए ओपन होगा। वो जो है वो डेट है 24/7, मतलब 24 जुलाई से जो है 14 अगस्त तक आपको दिया गया है। ये कि 24 जुलाई से लेकर आप 14 अगस्त तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको पेमेंट भी उसी डेट में करना है। दोस्तों, जितना जल्दी आप ये चीज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ताकि बाद में लास्ट मिनट के आप हर्डल से बच सकते हो। एटलीस्ट रजिस्टर करके आप जरूर रखें। ओके, ये जरूरी है। तो 24 तारीख को जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो आप उसी दिन जो है आप साइबर कैफे जाइए या आपके पास लैपटॉप है तो उसी दिन जो है आप फॉर्म को कंप्लीट कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, एक चीज उन्होंने इस बार दिया है कि एक कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल। आप जो है दोनों चीज अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन कहाँ पर लगा हुआ है कि अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ऑफिस असिस्टेंट में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जो उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 में उन्होंने कंडीशन डाला है कि आप इन तीनों में से कोई एक ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो और क्या कंडीशन डाला हुआ है कि आप ऑफिसर स्केल 1 अप्लाई कीजिए या 2 अप्लाई कीजिए या 3 अप्लाई कीजिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी लोग इन तीनों जो लोग तीनों के लिए एलिजिबल है तो आपको एक ही फिल करना है, जिसमें ज्यादा वैकेंसी हो या जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो फॉर्म फिल कीजिएगा। और आपको फी जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इवन फॉर्म जो आपको अलग अलग, जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी कई लोगों को डाउट होता है। आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग लिंक होगा, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अलग लिंक होगा, उससे रजिस्टर करना है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए अलग लिंक होगा, उससे रजिस्टर करना है। ऑफिसर स्केल 3 के लिए अलग लिंक होगा। तो आप जिस भी क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं या जिसके लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए अलग लिंक अवेलेबल है पोर्टल पर। उससे आपको क्लिक करके उसमें अप्लाई करना है, उसमें रजिस्टर करना है आपको। और जो भी जिस भी फॉर्म आप कोई भी 2 ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर में से तीनों में से कोई एक। आपको इंडिविजुअली दोनों में पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी कंडीशन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फी जो है वो 100 रुपीज रखा गया है SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। और 600 रुपीज जो है वो जितने भी जनरल या ओबीसी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनके लिए 600 रुपीज रखा गया है। ये आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों के लिए एक तरह से फीस सेम है। अब जो है क्वेश्चन कहाँ पर आता है कि रजिस्टर कैसे करना है। दोस्तों, रजिस्टर जो है आज 22 तारीख है या 23 तारीख मान लो, कल से स्टार्ट होगा। 24 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा लिंक अवेलेबल रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक। ओके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उस साइट पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक अवेलेबल होगा। इवन जो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, जैसे ही लिंक ओपन होगा फॉर्म फिल के लिए,
रजिस्ट्रेशन के लिए। उसी दिन मैं इस वीडियो का लिंक भी अपडेट कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लिंक को खोजने में। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि अप्लाई कैसे किया जाए। कई लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करने में गड़बड़ करते हैं। वहां गलती मत कीजिए, क्योंकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। एक बार आपने गलत कर दिया और फॉर्म फिल का डेट जो है वो क्लोज हो गया, तो फिर आप डेट अपना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये बाद में आप पछताते हैं कि विकास मैंने ये चीज गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, और बाद में आपको शायद चांस नहीं मिलता है। इवन आपकी जो आप सेलेक्ट हो जाते हो फिर भी आपको मे भी रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए कोई भी गलती मत कीजिए। सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या होता है कि नोटिफिकेशन को एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कीजिए। आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है ये पता होना चाहिए, किस स्टेट से आप फॉर्म फिल करने वाले हो। आप इसमें लैंग्वेज बेस्ड होता है एग्जाम, क्योंकि यहाँ रीजनल एग्जाम है ये, तो आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। मान लीजिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो आपको हिंदी क्षेत्र से ही जो स्टेट बिलोंग्स करता है वहीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप कर्नाटका में जाकर नहीं फिल कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज है। आप गुजरात में गुजराती लैंग्वेज होगा तो सिर्फ गुजराती ही वहां पर फिल कर सकते हैं, जिन्होंने 10th या 8th में, जो 10th या 12th में जिन्होंने गुजराती लैंग्वेज पढ़ रखा है। ओके, जिनके जिनके पास उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वही लोग फिल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर हिंदी का सर्टिफिकेट है, आप हिंदी वाले स्टेट में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसलिए एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद स्टार्ट क्या करना है आपको। जैसे ही 24 तारीख को लिंक ओपन होगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला काम होता है क्लिक। सबसे ऊपर में देखोगे आप बटन जैसा बना रहता है सबसे ऊपर में, वहां पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ब्लिंक करते रहता है। उस पर क्लिक करके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। वहां पर कुछ नहीं, आपका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस आपको देना होता है। मतलब कोई भी ईमेल आईडी आपको, यूनिक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ईमेल आईडी याद रखिएगा, आपके पास भले ही 10 ईमेल आईडी हो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी है जिसका आपको पासवर्ड या सब कुछ पता है, वही ईमेल आईडी यूज कीजिएगा, ताकि बाद में भी आपको वो ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से वो आईपीएस के पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। ओके, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। फिर आप वहां से, आपको जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो आपको उसी ईमेल आईडी पर जो है आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है आपको। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप यूज करके आप लॉगिन करो। आप एक बार फिर से आप लॉगिन करना पड़ेगा आपको। उस लॉगिन कीजिए और फिर फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। फिर आपको सिग्नेचर और इमेज, आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको भी स्कैन करके आपको डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। आप एक एक फील्ड को वेरीफाई करके चलते चलिए और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उससे पहले वेरीफाई का ऑप्शन होता है। वेरीफाई कीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, और बाद में सबमिट करने से पहले एक बार पूरा का पूरा फॉर्म आपके आगे आता है, उसमें एक एक चीज वेरीफाई कर लीजिए सबमिट करने से पहले। एक बार आप सबमिट कर दोगे तो वो फॉर्म स्टोर्ड हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले एक एक चीज को आप वेरीफाई जरूर कीजिए, ताकि बाद में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब चलिए बात करते हैं एज के क्या मतलब एलिजिबिलिटी का क्या कंडीशन रखा गया है। फॉर ऑफिसर स्केल 3, सबसे स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो ऑफिसर स्केल 3 है उसके लिए जो 21 साल से लेकर 40 साल तक का उम्र रखा गया है, और ये डेट आपको दिया गया है, इस डेट के बीच में ही कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आप जो है 3/7/1977 ईस्वी से पहले जन्म ना लिया हो, और 30/6/1996 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। सेम ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको 21 साल से लेकर 32 साल तक का एज के जो भी लोग हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर से कंडीशन दिया हुआ है कि आपका एज जो है, जो आप जन्म जो है वो 3/7/1985 से पहले नहीं हुआ हो, और 30/6/1996 के बाद नहीं हुआ हो। ये कंडीशन याद रखिएगा। उसी तरह ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये आपको 18 साल से लेकर 30 साल तक का आपको एज होता है। यहाँ पर आप 18 साल से लेकर 30 साल के जो भी लोग हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और एक याद रखिएगा, बोथ डेट इंक्लूसिव, ये दोनों डेट आपको इंक्लूसिव होता है। मतलब 2 तारीख तक कैलकुलेट, 2 तारीख तक आपने पैदा किया तो भी नहीं होगा, 3 तारीख तक होना चाहिए, इधर 30 तक होना चाहिए। ओके, उसी तरह 30/7/1987 से पहले नहीं हुआ हो, और 30/6/1999 के बाद नहीं हुआ हो ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2/7/1989 से पहले नहीं हुआ हो, और 1/7/1999 के बाद जन्म नहीं हुआ हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मात्र आपको 18 से लेकर 28 साल तक के लिए जो लोग हैं वही एलिजिबल होते हैं। ये था आपको एज का क्राइटेरिया। और जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, ओबीसी, SC ST या PWD कैटेगरी के, उनको एज रिलैक्सेशन के लिए जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं
उनके अनुसार 3 से लेकर 10 साल तक जो है, इवन एक्स सर्विसमैन को भी 3 से लेकर 10 साल तक का एज जो है वो छूट मिलता है। वो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप उसका फायदा ले। बात चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार टेंटेटिव शेड्यूल की बात कर लेते हैं, क्या एमपीएस ने जो है एग्जाम के डेट में कुछ चेंज किया है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो टेंटेटिव शेड्यूल है, उसमें कुछ अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी तक जो आपको जो फॉर्म फिल का डेट है वो आपको दिया हुआ है कि 24 से लेकर, आपको ये डेट आप याद रखिएगा, 24 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है, कंप्लीट करना है। उसी डेट में आपको पेमेंट भी करना है। आपको पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगा। आपको 14 अगस्त तक ही पेमेंट भी कंप्लीट कर लेना है। मतलब एक तरह से पूरा फुल जो है, फुल आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए 14 अगस्त तक। अब कॉल लेटर जो है वो अगस्त में आपको जारी कर दिया जाएगा प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, ऑफिसर स्केल 1 का। उसी तरह आपको, और जो प्री एग्जाम जो ट्रेनिंग है, वो जो रिजर्वेशन कैटेगरी के एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके लिए ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जो ऑफिसर स्केल 1 है उसके लिए डेट दिया हुआ है, याद रखिएगा डेट। उसी तरह ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होगा वो 4 सितंबर से स्टार्ट होगा और 9 सितंबर तक होगा। वो भी आपको याद रहना चाहिए। आप जो है कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कब कर सकते हैं? प्रीलिम एग्जाम के लिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको अगस्त में अवेलेबल होगा, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सितंबर में जो है वो कॉल लेटर अवेलेबल होगा। ओके, इसके लिए आपको भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कॉल लेटर कब आएगा, कॉल लेटर कब आएगा, ये मत सोचिए। प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऑनलाइन जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है 9 ऑफिसर स्केल 1 के लिए पहले डेट डिसाइडेड हो चुका है। सबसे पहले आपको ऑफिसर स्केल 1 जो है कंडक्ट किया जाएगा 9, 10 और 16 का जो है टोटल 3 दिन जो है आपको, और 16 को इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ। अगर उनको लगता है कि ये डेट में भी कंडक्ट करना चाहिए, मतलब वैकेंसी क्या कर सकते हो आप, लोगों ने ज़्यादा एस्पायरेंट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो ही जो है वो 16 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज जो है आईबीपीएस 9 और 10 को ही एग्जाम खत्म करने का कोशिश करेगी प्रीलिम एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ओके, उसी तरह ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है 3 डेट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, 17, 23 और 24। लेकिन 24 के डेट में कंडीशन लगा हुआ है कि अगर एस्पायरेंट ज़्यादा हुए तो ही उस डेट में कंडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज 17 और 23 को ही एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का जो है जारी कर दिया जाएगा। और आपका डाउनलोड जो कर सकते हैं आप, जो मेन एग्जाम के लिए कॉल लेटर जो है वो आप कर सकते हैं। और ये एक ही सीटिंग में होगा, ऐसा नहीं है कि मेन एग्जाम जो है 2-3 सीटिंग में होगा, ऐसा नहीं है। एक सीटिंग, सिंगल सीटिंग होगा। अगर मान लीजिए 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा तो 10 से लेकर 12 बजे तक ये आपका एग्जाम होगा। ओके, ये एक ही सीटिंग में पूरे के पूरे जितने भी लोग होंगे सबका एक ही सीटिंग में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, मेन एग्जाम। और इसका ऑलरेडी डेट डिक्लेयर किया जा चुका है। उसी डेट में एग्जाम डेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया अभी तक। और ये डेट पहले जैसा फिक्स था उसी डेट में अभी भी अवेलेबल है। 5 तारीख को ऑफिसर स्केल 1 का, 2 का और 3 का होगा, और ऑफिस असिस्टेंट का 12-11 को होगा, 12 नवंबर को होगा। ओके, 5 नवंबर और 12 नवंबर दोनों दिन याद रखिएगा। और रिजल्ट वगैरह जो डेट है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। वो चीज़ें बहुत दिन से लोगों ने सारा कुछ देख रखा है, तो वो कुछ नया नहीं है। ओके, चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये भी कई लोगों को डाउट होता है। तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में आपको क्या है, बैचलर डिग्री जो है होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको स्टार मार्क किया हुआ है। ए कंडीशन, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आरआरबी इस पर फोकस कर रही है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से अपने 10th में 12th में जो है हिंदी एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ रखा है, लोकल लैंग्वेज जो आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी पढ़ रखा है, आप गुजरात से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि आपने गुजराती नहीं पढ़ा है। ओके, आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो है आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। ओके, रीड राइट और स्पीक का होना चाहिए। वहां पर रीड राइट और स्पीक का कंडीशन बनता है, वो तीनों चीज आपको आना चाहिए। दूसरा उन्होंने डिजायरेबल कंडीशन क्या डाला है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर में कोई डिग्री का ऐसा चर्चा नहीं किया है, इसलिए आपके पास डिग्री है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर का होना चाहिए। ओके, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री जो है वो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्किल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। अगर आपके जो है इन चीज़ों में अगर आपकी डिग्री है जो दिया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इन चीज़ों में आपकी डिग्री अवेलेबल है तो। ओके, अगला उन्होंने दिया है कि फिर से आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, यहाँ भी आपको लोकल लैंग्वेज जरूरी है। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिजायरेबल है, वो एक तरह से फिक्स्ड रखा गया है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जो है जिसमें आपको जीबीओ का पोस्ट आता है, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है, उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और उसमें कंडीशन दिया हो कि मिनिमम 50% जो है आपको मार्क्स होना चाहिए। ओके, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं इतने ही लोग जो अवेलेबल हैं, अगर आपकी डिग्री इन सारे टॉपिक्स में है तो ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। और आपको 2 years एज ए बैंक, एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो जो लोग स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी जरूर ये चीज़ देख लें। दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। चलिए, इसको देखने से पहले एक बार वैकेंसी देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, चलिए एक बार अब नोटिफिकेशन हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी कहाँ पर कहाँ कितनी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अपने स्टेट जहां से आप भरना चाहते हो, जैसे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक एंड सप्तगिरी ग्रामीण बैंक। जो लोग आंध्र प्रदेश से भर रहे हैं, फॉर्म फिल करेंगे, वो इन तीनों बैंक के वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो ऑफिस असिस्टेंट में आपको टोटल वैकेंसी जो है अगर देखा जाए तो पहले बैंक जो पहला ग्रामीण बैंक है उसमें 25 है, अगले में 125 है, और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक में 100 है। ओके, इसी तरह से जो भी आपका स्टेट है, आप मान लो असम से फिल कर रहे हैं तो आपको असम ग्रामीण विकास बैंक में एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, तो वहां से भरने का कोई फायदा नहीं है आपको। लेकिन दूसरे वाले में आपको 29 वैकेंसी है। अगर बिहार से बात करें तो बिहार में 3 ग्रामीण बैंक है, बिहार ग्रामीण बैंक, ओके, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एंड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। आई थिंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को जो है उन्होंने बिहार ग्रामीण बैंक शायद लिख दिया है। ओके, तो जनरली वहां पर 2 ही हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। तो आई थिंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का वैकेंसी बिहार ग्रामीण बैंक को दिया गया है, और मे भी उसका नाम चेंज करके वही रखा गया होगा। तो देख लीजिए कितना वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए 152 है बिहार ग्रामीण बैंक में, और टोटल 300 है। एक तरह से अच्छा वैकेंसी कह सकते हैं आप, बिहार से भी है। और मध्य ग्रामीण बिहार में जो है वो 202 वैकेंसी है। उसी तरह आपको गुजरात, छत्तीसगढ़ जहां भी देखना है, छत्तीसगढ़ में टोटल 210 वैकेंसी है, हरियाणा में 267 वैकेंसी है। इस तरह से आप टोटल अपने स्टेट का वैकेंसी देख सकते हो। ओके, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, या नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपने स्टेट का वैकेंसी देख सकते हो। तो आई थिंक कर्नाटका में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो जो लोग कन्नड़ कन्नड़ जिनका लैंग्वेज कन्नड़ है, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि तीनों बैंक में यहाँ पर 300 के लगभग वैकेंसी है। ओके, और केरला में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, केरला में भी 400 के लगभग वैकेंसी है। उसके बाद अगर कहीं देखा जाए तो फिर कहाँ पर है, ओडिशा में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 371 वैकेंसी है, 371 प्लस 120। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर 491 के लगभग टोटल ओडिशा से वैकेंसी है। फिर राजस्थान से भी आपको अच्छा खासा वैकेंसी है। राजस्थान में अगर आप देखो तो यहाँ पर 650 के लगभग जो है आपको राजस्थान में वैकेंसी है। ओके, तेलंगाना से अगर बात किया जाए तो तेलंगाना में भी आपको 750 के लगभग जो है वैकेंसी है टोटल। तमिलनाडु में इस बार थोड़ा कम है, तमिलनाडु में इस बार जो है 350 के लगभग वैकेंसी है मात्र। उसके बाद आपको पांडुचेरी में जो है 5 वैकेंसी है मात्र। त्रिपुरा में अगर देखा जाए यहाँ पर भी 155 जो है 155 के लगभग वैकेंसी है टोटल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट। यहाँ पर हर एक बैंक में अगर देखा जाए, यहाँ पर टोटल 5 से 6 जो है ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद उत्तर यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, टोटल 7 के लगभग, आई थिंक 7, 2 4 2 6 1 7 जो है टोटल 7 जो है यहाँ पर ग्रामीण बैंक है। ओके, और आप देख सकते हैं कि सभी में जो है अच्छा खासा वैकेंसी है। 193, 168, 193, 152, 89, 145, 87,
टोटल 1000 के लगभग अगर आप देखा जाए, अप्रोक्स जो है 750 के लगभग जो है वैकेंसी है। ओके, अगर आप सबको कैलकुलेट करो तो 700 के लगभग आई थिंक वैकेंसी है, 5 to 600 के लगभग वैकेंसी है। आप कैलकुलेट कर लो, तो आई थिंक यहाँ पर आप जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में भी 133 के लगभग वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में बहुत कम वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में जो है उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 0 वैकेंसी डिक्लेयर कर रखा है, और जो 2 ग्रामीण बैंक है, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक और बंगिया ग्रामीण बैंक, विकास ग्रामीण बैंक, उन्होंने में भी बहुत कम वैकेंसी दे रखा है। तो आपको बंगाल, जो लोग बंगाली हैं उनके लिए एक तरह से कह सकते हो कि आपके लिए त्रिपुरा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जो बंगाली है उनको त्रिपुरा में भी आपको बंगाली लैंग्वेज है, तो आप त्रिपुरा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। त्रिपुरा में आप देखो तो वहाँ 155 जो है वैकेंसी है। इवन आप टोटल जो है बंगाली से ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर। आपके लिए त्रिपुरा एक तरह से बेटर ऑप्शन रह सकता है। और जो एनआर कैटेगरी दिया था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, उसका मतलब है वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड। ओके, अब शुरुआत करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 में कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 46, 65, 110 टोटल वैकेंसी है। मतलब तीनों बैंक मिलाकर अगर देखा जाए तो 220 या 221 के लगभग जो टोटल वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में 0 वैकेंसी है। असम में भी एक ग्रामीण बैंक ने जो है वो 0 वैकेंसी डिक्लेयर कर रखा है, और दूसरे ने टोटल मतलब असम में 5 वैकेंसी है। अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में जो आपको टोटल 233 वैकेंसी है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में टोटल 129 वैकेंसी है। गुजरात में अगर आप बात किया जाए तो 67, 87 या 87, 92 एंड 4, 132 के लगभग जो है 132 के लगभग गुजरात में वैकेंसी है। हरियाणा में 183 वैकेंसी है। इस तरह से अगर आप देख सकते हो टोटल अच्छा खासा। कर्नाटका में अगर देखा जाए तो क्लर्क के लिए भी और ऑफिसर स्केल 1 के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो जो भी लोग कर्नाटका क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए एक तरह से कर सकते हो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 1000 के लगभग वैकेंसी है। 1000 प्लस जो है ऑफिसर स्केल 1 में वैकेंसी है। इवन क्लर्क से ज़्यादा जो है वो ऑफिसर स्केल 1 में वैकेंसी है यहाँ पर। तो एक तरह से कर्नाटका बेटर अपॉर्चुनिटी है। ओके, फिर उत्तर प्रदेश के लिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, हाँ उत्तर प्रदेश में भी अगर देखो तो यहाँ पर भी जो है 2, 6, 8, यहाँ पर भी 1000 के ऊपर जो है वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए वैकेंसी है। तो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग हैं वो आपको उत्तर प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाद बाकी जो भी लोग ऑफिसर स्केल 2, 3 के लिए कर रहे हैं तो वो यहाँ से वो देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग जहाँ पर थे वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, सिलेबस को देखते हैं थोड़ा उससे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो प्रीलिम एग्जाम जो आपका सेम रहेगा जैसा लास्ट ईयर हुआ था, उसी तरह इस बार भी होगा, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए हो या ऑफिस असिस्टेंट के लिए हो। ओके, दोनों के लिए सेम है, ऐसा मत समझिएगा कि ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। दोनों के लिए सेम पैटर्न है एग्जाम का। आपको रीजनिंग एबिलिटी जो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन होगा। लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ की बात की जाए तो क्लर्क लेवल का कट ऑफ था वो 60 to 70 जो है, इवन 71, 72 जो है वो भी कट ऑफ गया हुआ था कई सारे स्टेट्स में। और कुछ और मोस्टली सारे स्टेट्स जो थे वहाँ 65, 62, 64 इस तरह से कट ऑफ गया हुआ था। तो आपको टारगेट करना है कि 70 प्लस स्कोर कीजिए। जब भी आप अब जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया इसका मतलब आपको आप मॉक वगैरह ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और टारगेट कीजिए कि 70 प्लस जो है आपको क्लर्क लेवल के लिए टारगेट करना है कि उतना स्कोर करना है आपको 45 मिनट में। ओके, जब बात की जाए ऑफिसर स्केल 1 के लिए तो लास्ट ईयर कट ऑफ की बात किया जाए तो 50 से लेकर 60 के बीच में था। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां 45, 48 के लगभग कट ऑफ गया था, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टेट्स थे, सारे स्टेट थे जहां पर आपको 45 to 50 गया हुआ था। तो मैं नीचे जो है कट ऑफ वाला वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा जिसमें मैंने पूरा कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो मैंने डिस्कस किया है वो भी वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखिएगा आप। ओके, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 60 जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी टारगेट करना है। ओके, उसके बाद अगर आप मेंस एग्जाम की पैटर्न की बात किया जाए तो मेंस एग्जाम में जो आपको जैसा लास्ट ईयर पैटर्न था सेम इस बार भी है कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस सभी से आपको 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश आपको यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है कि इंग्लिश और हिंदी में, ये भी कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में
आपको एक चीज होना था, चूंकि रीजनल लैंग्वेज है तो आपको दोनों चीज दिया था, आपको इंग्लिश का भी पेपर लिया जाता है और हिंदी का भी। आपको हिंदी में देना है, हिंदी का पेपर देना है तो आप हिंदी दीजिए, आपका वही 40 मार्क्स रहेगा। ओके, सेम आपको अगर इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश का पेपर दीजिए, आपको फिर से 40 मार्क्स ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि हिंदी भी दे सकते हैं आप, इंग्लिश भी दे सकते हैं मेंस एग्जाम में। ओके, तो जो भी लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो मोस्टली हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं। सेम केस है ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी। ओके, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया था। जनरली अगर आप IBPS पीओ का मेंस देखो या किसी भी मेंस देखो तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम जो है वो दिया गया है। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और मैथ और रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स दिए जाते हैं। 50-50 मार्क्स दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो टारगेट कीजिएगा यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करने का। लेकिन मेंस पर जो है पूरा का पूरा अच्छा खासा वीडियो बनाकर जो है मैं पोस्ट करूंगा। उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। सारे ढेर सारी वीडियो अभी अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पर, जो आपको आने वाले दिन में आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था कि नोटिफिकेशन एक बार आ जाए तो फिर वीडियो भी पोस्ट करना मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट को भी उतना अच्छा मोटिवेशन नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज थे। ओके, अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आप प्रिपरेशन भी अच्छा खासा स्टार्ट कर दोगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए प्रीलिम एग्जाम के लिए, तो ये सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस की, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम हो या ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो। दोस्तों, मैंने 2 ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। 5 टिप्स टू क्रैक 5 टिप्स टू स्कोर 60 प्लस इन ऑफिसर स्केल 1 एंड 5 टिप्स टू स्कोर 70 प्लस इन ऑफिसर असिस्टेंट। वो दोनों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक एक चीज जो है डिस्कस किया है, जो कि इस एग्जाम में आपको उतना स्कोर करने में मदद करेगा। तो वो दोनों वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। टोटल 3 वीडियो जो है अभी अवेलेबल है, 3 से 4 वीडियो। वो सारे वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, चलिए ये वीडियो इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। 2 दिन में फिर से एक और अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा इस IBPS RRB प्रिपरेशन पर।